आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोल्यूशंस। कोल्यूशन का मतलब होता है टकराव, जैसे कि इस तस्वीर में दो गेंदें आपस में एक दूसरे के साथ लग कर टकरा रही हैं। लेकिन फिजिक्स में हर दफा जो टकराव है वो लग कर नहीं होता, कुछ दफा किसी फासले पर भी टकराव हो जाता है। उस चीज को मैं आपको एक एनिमेशन से बताता हूं। जैसे कि ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास ये मशहूर ज़माना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, जिसके अंदर आपके पास ये सारे गोल्ड के एटम्स हैं। आप क्या करते हैं कि गोल्ड के एटम्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स यानी कि He+ हीलियम+2 के पार्टिकल्स हिट करवाते हैं, यानी कि बम्बार्ड करवाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है, जैसे कि ये इसको जाकर इधर से हिट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद ये अपना रुख बदल गया है। तो ये जो क्लूजन्स हैं इनको हम एटॉमिक क्लूजन्स कहते हैं, जो कि किसी खास फासले पर हों। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं, क्लूजन्स मे और मे नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स जैसे कि दो बॉल्स एक दूसरे के साथ लगकर भी टकरा सकती हैं और एटम के लेवल पर वो कुछ फासले पर भी टकराव हो सकता है। अब हम बात करते हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्लूजन्स की। तो इलास्टिक क्लूजन्स बेसिकली आपके पास ऐसे क्लूजन्स होते हैं इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड, जबकि इन इलास्टिक क्लूजन्स आपके पास ऐसे क्लूजन्स होते हैं इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। कंजर्व का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी चीज का कांस्टेंट रहना, जैसे कि इस इलास्टिक क्लूजन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दो गेंदों के टकराव से पहले और टकराव के बाद क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि वही रहेंगे। यानी टकराव से पहले मिला के जो दोनों गेंद्स का काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होगा, वही टकराने के बाद दोनों बॉल्स का मिला के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होगा। तो हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी भी तब्दील नहीं हुई और मोमेंटम भी तब्दील नहीं हुआ। तो ऐसे कोल्यूशंस को फिर हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोल्यूशंस। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये एनिमेशन मैंने physicsclassroom.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक ये लाल कार है और एक ये नीली कार है। लाल कार दाएं जानिब जा रही है जबकि नीली कार बाएं जानिब जा रही है। अभी जो लाल कार है इसका जो मैस है वो 1 किलोग्राम है और जिस स्पीड के साथ ये मूव कर रही है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो जितना मैस मोशन में हो उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो चले ये बात मैं लिख भी देता हूं, मैस इन मोशन इज मोमेंटम। तो यहां पर आपके पास लाल गाड़ी का मैस कितना है, 1 किलोग्राम, और वो मोशन में किस वेलोसिटी के साथ, 6 मीटर पर सेकंड के साथ। तो फिर इस गाड़ी का जो मोमेंटम है वो P1 में कह देता हूं, और वो किसके इक्वल होगा, इसका मैस और उस जिस वेलोसिटी से ये मूव करे, तो उसको मैं भी नाम दे रहा हूं V1 का। ठीक है, तो पहली गाड़ी का मैस कितना है लाल कार का, वो तो है, चले मैस को भी M1 कर देते हैं। पहली गाड़ी का मैस तो 1 किलोग्राम है, जबकि जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो जो पहली गाड़ी का मोमेंटम आ गया P1, वो असल में आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 6, तो 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसके बरअक्स ये जो नीली कार है ये बाएं जानिब मूव कर रही है और इसका भी मैस क्या है, 1 kg। तो ये भी मोशन में, इसका मतलब है 1 किलोग्राम मोशन में है, किस वेलोसिटी के साथ, -3 मीटर पर सेकंड के साथ। तो इसका भी एक मोमेंटम होगा जो कि होगा P2 में लिख रहा हूं, जो कि असल में इक्वल होगा M2V2 के। मैस तो इस गाड़ी का भी 1 किलोग्राम है, तो वो मैं लिख देता हूँ 1 किलोग्राम, जबकि जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है वो -3 है। तो मैं यहाँ -3 पुट करूंगा, तो -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब चूंकि हम दो गाड़ियों के टकराव को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो दो गाड़ियों पर मबनी है। तो जो मोमेंटम होगा फिर इन दो गाड़ियों का मिला के होगा टकराव से पहले। तो उसको मैं कह रहा हूं कि वो मोमेंटम होगा P, जिसको लिख सकता हूं P मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी BC का मतलब बिफोर कोलिजन। और वो क्या होगा, दोनों गाड़ियों के मोमेंटम का सम, तो वो होगा P1 + P2। तो वो आपके पास आ जाएगा 6, जो है आपके पास ये 6 - 3। 6 जो है वो पहली गाड़ी का मोमेंटम है, जबकि जो -3 है वो दूसरी गाड़ी का मोमेंटम है। तो वो मैंने पुट कर दिए, ठीक है। तो 6 - 3 क्या होता है, 3। तो दोनों गाड़ियों का मिला के मोमेंटम टकराव से पहले वो कितना है, वो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो वो मैं यहां पर लिख चुका हूं। अब
जब ये गाड़ियां टकराएंगी तो टकराने के बाद भी मिला के दोनों गाड़ियों का जो मोमेंटम है वो भी 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आना चाहिए। तो उस चीज को अब ऑब्जर्व करते हैं एनिमेशन पे। अब जब आपके पास ये गाड़ियां एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, अभी मैंने रोकी हैं, ठीक है, तो अभी आप ये देखेंगे कि ये टकराएंगी। टकराने के बाद आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो लाल कार थी वो पहले 6 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही थी, अब वो -3 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। जबकि जो नीली कार थी वो -3 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही थी, लेकिन अब वो 6 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि टकराव के वक्त इन दोनों गाड़ियों ने आपस में अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लिया। यानी कि लाल कार ने अपनी वेलोसिटी नीली कार को दे दी, जबकि नीली कार ने अपनी वेलोसिटी लाल कार को दे दी। लेकिन ये दी गई इस तरह से है कि आपके पास टोटल मोमेंटम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम टकराव के बाद का जो मोमेंटम है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब टकराव के बाद चूंकि लाल कार की जो वेलोसिटी है वो तब्दील हो गई है, इस वजह से आपके पास इसका जो मोमेंटम है वो भी तब्दील हो जाएगा। तो उसको मैं लिखूंगा P1 और साथ ऊपर लिख दूंगा प्राइम। इसका मतलब प्राइम का मतलब अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका मोमेंटम चेंज हो गया पहली गाड़ी का, और वो किसके इक्वल होगा, M1 V1 प्राइम। M1 के ऊपर प्राइम इस वजह से नहीं डाल रहा क्योंकि गाड़ी का मैस तब्दील नहीं हुआ, लेकिन पहली गाड़ी जो कि लाल गाड़ी है उसकी वेलोसिटी तब्दील हुई है, तो उसको फर्क करने के लिए मैंने प्राइम डाला है उसके ऊपर। तो M1 अभी भी कितना है लाल कार का, वो 1 है। जबकि अब ये जो लाल कार है जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो -3 मीटर पर सेकंड है। तो 1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मैच का यूनिट किलोग्राम जबकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो दूसरी गाड़ी है उसकी जो वेलोसिटी है वो भी तब्दील हुई है। तो जब उसकी वेलोसिटी तब्दील हुई है तो असल में उसका जो मोमेंटम है वो भी क्या हुआ होगा, तब्दील। तो वो लिखा जाएगा फिर P2 प्राइम इक्वल टू, दूसरी गाड़ी का मैच तो नहीं बदला तो फिर वो M2 ही आएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी जरूर बदली है और वो आ जाएगी V2 प्राइम। तो जो दूसरी गाड़ी थी उसका भी मैच कितना था, वो 1 था। जबकि जिस वेलोसिटी से अब ये नीली कार मूव कर रही है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अब जो टोटल मोमेंटम होगा दोनों गाड़ियों का मिला के आफ्टर कोलिजन, उसको मैं कह सकता हूं PAC, यानी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जो कि है इक्वल किसके, P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम। जबकि P1 क्या है, प्राइम -3 प्लस आपके पास जो P2 प्राइम है वो कितना है, 6। तो -3 + 6 कितना हो गया, 3। तो आपके पास टोटल मोमेंटम दोनों गाड़ियों का मिला के आफ्टर कोलिजन कितना आ गया, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और ये वही मोमेंटम है जो दोनों गाड़ियों का टकराने से पहले था मिला के, वो भी कितना, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये गाड़ियां आपस में इस तरह से टकराई कि इन्होंने ओवरऑल दोनों गाड़ियों का जो मिला के मोमेंटम था ना उसको तब्दील नहीं किया, लेकिन हर एक गाड़ी का मोमेंटम इंडिविजुअली वो जरूर बदला है। लेकिन ये बदलाव इस तरह से आया है कि आपके पास टकराने के बाद भी टोटल दोनों गाड़ियों का मिला के मोमेंटम वही है जो टकराने से पहले था। इस वजह से मैं यहां से यूं कह सकता हूं कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वो असल में इक्वल है किसके, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो ये वो पहली शर्त है जो इलास्टिक कोलिजन्स के लिए और इन इलास्टिक कोलिजन्स के लिए क्या होगी, सेटिस्फाई। तो टकराव चाहे इलास्टिक हो या चाहे इन इलास्टिक हो, मोमेंटम दोनों सिनेरियोज में या दोनों टकराव में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि टकराव से पहले और टकराव के बाद एक जैसा ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन को समझने के लिए मैंने एक एनिमेशन fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं आपके पास एक ये पहली बॉल है जबकि दूसरी बॉल है, पहली बॉल नीले रंग की है जबकि दूसरी बॉल जो है वो आपके पास पिंक कलर की है। पहली बॉल का मैस 1 किलोग्राम है जबकि जो दूसरी बॉल है उसका भी मैस क्या है, 1 किलोग्राम है। जो पहली बॉल है वो 3 मीटर पर सेकंड के साथ दाएं जाने मूव कर रही है, जिसको आप यहाँ पर वेलोसिटी से शो कर सकते हैं इस तरफ जो कि तीर दिखाई दे रहा है आपको। जबकि ये आपके पास जो पिंक बॉल है ये -2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ बाएं जाने मूव कर रही होगी। तो जब भी कोई चीज मूव कर रही हो, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों गेंदें मूव कर रही होंगी, तो मोशन की वजह से जो इनकी एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। अब
टकराव से पहले इस गेंद की भी काइनेटिक एनर्जी होगी और इस गेंद की भी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि आप यहां से k डॉट ई से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होती है 1/2 mv का स्क्वायर। m वो मैस है जिसके साथ पहली गेंद मूव कर रही है, जो कि कितना है, सॉरी खाली m मैस, और पहली गेंद का कितना है वो 1 kg है, जबकि जिस वेलोसिटी के साथ पहली गेंद मूव कर रही है वो कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इधर मैस की जगह 1 पुट करना है और वेलोसिटी का जो है उसकी जगह 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर ले लेना है। इसी तरह आप इस गेंद की भी क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इन दोनों बॉल्स की मिला के टकराने से पहले, वो यहाँ पर कैलकुलेट हुई है और वो कितनी है 6.50 जूल। अब इलास्टिक कोलिजन्स के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही ये दो बॉल्स आपस में टकराएं तो टकराने के बाद भी जो काइनेटिक एनर्जी है इन दोनों गेंद की मिलाकर वो 6.5 जूल ही रहे। तो अब इस चीज़ को एनिमेशन में ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब दोनों बॉल्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं, करीब आ रही, टकराई, और टकराने के बाद यूं हुआ कि आपके पास जो ये वाली गेंद थी जो पहले बाएं जानिब आ रही थी, अब वो दाएं जानिब जाना शुरू होगी, जबकि जो ये वाली गेंद थी जो दाएं जानिब सॉरी आ रही थी, अब वो बाएं जानिब जाना शुरू होगी। लेकिन ये जाना और इस तरह से हो रहा है कि ओवरऑल टकराव के बाद दोनों गेंदों की जो काइनेटिक एनर्जी मिला के है ना वो तब्दील नहीं हुई। तो इसका मतलब है ये जो कोलिजन्स हैं वो इलास्टिक कोलिजन्स हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि टकराव के बाद भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है 6.50 जूल। अब ये दो गेंदों के बीच में टकराव इस तरह से हुआ है कि आपके पास किसी किस्म की कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई हीट की फॉर्म में और साउंड की फॉर्म में। यानी कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपके पास ये बॉल जब इस बॉल के साथ टकराई आपस में, जैसे कि आपके समझाने के लिए जैसे कि मैं कहता हूं कि ये बॉल आई यूं 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 उसके साथ टकराई, अब टकराते वक्त आप ये समझेंगे जैसे दो हाथ आप बजाते हैं यूं तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वैसे ही दो गेंदें जब आपस में टकराई होंगी तो आवाज प्रोड्यूस हुई होगी। लेकिन ये टकराव इस तरह से हुआ है कि बिल्कुल साइलेंट कोलिजन्स था, तो इसकी वजह से किसी किस्म की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई। इस वजह से आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी थी दोनों बॉलों की शुरू में मिला के टकराने से पहले वो जो थी वो इसका मतलब है साउंड के अंदर किसी तरह से लॉस नहीं हुई। उसके बाद ये बॉल्स आपस में इस तरह से टकराई कि रगड़ तो इन्होंने खाई होगी, लेकिन रगड़ की वजह इस तरह से बनी कि रगड़ के बावजूद कोई फ्रिक्शन या कोई हीट जनरेट ना हुई हो। ठीक है, तो तब भी आपके पास इसका मतलब है कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी तरीके से ना तो हीट में और ना ही साउंड की फॉर्म में क्या हुई है, तब्दील हुई है। इस वजह से आपके पास जितना टकराव से पहले का था काइनेटिक एनर्जी उतना ही दोनों गेंदों का टकराव के बाद रह रहा है। तो ये जो कोलिजन्स हैं ये आपके पास इलास्टिक कोलिजन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई है बिफोर कोलिजन, जिसको मैं बी सी लिख रहा हूं, वो इक्वल है इस सिनेरियो में भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। लेकिन जब इन इलास्टिक कोलिजन्स होंगे, अब दोबारा मैं उसी एनिमेशन पर वापस आ गया हूं, अब मैं इन दो बॉल्स का टकराव इस तरह से मानूंगा कि हम ये जानेंगे कि जो इन दोनों बॉल्स की टकराने से पहले मिला के जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो 6.50 जूल है। लेकिन जैसे ये बॉल्स आपस में टकराती हैं, जैसे कि इस एनिमेशन में भी टकराई हैं, ये टकराव बहुत तेज हो गया था तो इसको मैंने अब स्लो कर लिया आपके लिए। अब जैसे ही आपके पास ये बॉल्स टकराएंगी, जैसे कि अब ये टकरा रही हैं, टकराने के बाद आप ये देख रहे हैं कि आपके पास एक बॉल जो है वो तेजी के साथ जा रही है और जबकि दूसरी आहिस्ता जा रही है। ठीक है, और ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है मिला के वो कम होगी और वो कितनी होगी 0.64 जूल। यानी कि जो दोनों बॉल्स हैं उनकी मिला के टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.64 जूल है, जबकि टकराने से पहले इन दोनों की बॉल्स की मिला के काइनेटिक एनर्जी 6.5 जूल थी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एनर्जी इज लॉस्ट इन कोलिजन इन साउंड एंड हीट, यानी कि जो आपकी एनर्जी है टकराव के वक्त वो आपके पास साउंड में यानी कि आवाज में, आवाज भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और उसके साथ साथ टकराव के वक्त इन दोनों बॉल्स के बीच में रगड़ इतनी ज्यादा पैदा हुई है, इतनी ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट हुई जिसकी वजह से आपके पास हीट पैदा होगी। तो जिसकी वजह से आपके पास कोलाइड करते वक्त यानी कि टकराते वक्त इन दोनों बॉल्स की मिला के काइनेटिक एनर्जी क्या होगी है वो कम हो गई है, और वो जो कम हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि टकराव के वक्त किसी और फॉर्म में जो कि साउंड और हीट की फॉर्म है उसमें ये एनर्जी तब्दील हुई है। तो ये जो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वाली जो कि के डॉट ई है जिसको मैं बी सी लिख रहा हूं साथ बिफोर कोलिजन, वो नॉट इक्वल टू है असल में आपके पास काइनेटिक एनर्जी
आफ्टर कोलिजन यानी कि AC के। तो ये जो कोलिजन है, ये टकराव है, ये असल में आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन है। और इस चीज को अब मैंने साफ करके आपने लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये फिर जो कोलिजन है, ये जो टकराव है, ये असल में आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन है। तो आज हमने क्या स्टडी किया कि हमने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में स्टडी किया।